काफी अरसा पहले का जिक्र है। बर्फ से ढके पहाड़ों की बुलंदी पर एक छोटा सा गांव आबाद था, जिसे हाजीवाला कहा जाता था। इस गांव में हर साल सख्त सर्दी अपना राज जमाती थी। अल्लाह अल्लाह, आज तो सर्दी ने हद ही कर दी है। लगता है ये ठंड रोज बरोज बढ़ती जा रही है भाई। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस बर्फ में ठिठुर कर जम ही जाए। यूं महसूस हो रहा है जैसे इस बार सर्दी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा कर चुकी हो। हाँ भाई, तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। सर्दी इतनी ज्यादा है कि लिहाफ से बाहर निकलने को दिल ही नहीं चाहता। बस यही जी चाहता है कि पूरा दिन गरम गरम चाय पीते रहें और कहीं बाहर जाने की नौबत ही ना आए। गांव के एक किनारे पर एक पुरानी और खस्ता हाल सी झोंपड़ी थी, जहां बिलाल अपने घर वालों के साथ रहता था। बिलाल एक निहायत गरीब मजदूर था, जो अपनी बीवी रेशमा और एक छोटी सी बेटी आयशा के साथ गांव के एक सुनसान कोने में बनी इस झोंपड़ी में जिंदगी गुजार रहा था। वो दिन भर सख्त मेहनत करता, मजदूरी करता और जो थोड़ी बहुत कमाई होती उसी में घर का गुजारा मुश्किल से हो पाता। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था और इस साल की ठंड मामूल से कहीं ज़्यादा शदीद थी। मगर बिलाल की मजबूरी ये थी कि उसके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो अपनी बीवी और बेटी के लिए गर्म कपड़ों या लिहाफ का बंदोबस्त कर सके। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही थी और झोंपड़ी के अंदर भी सर्दी अपना असर दिखा रही थी। इनके पास बस एक ही पुरानी और बारीक सी चादर थी, जो रेशमा ने अपनी बेटी पर डाल रखी थी। बिलाल और रेशमा खुद सर्दी से कांपते हुए एक तरफ बैठे थे। रेशमा ने एक पुराना सा बुर्का ओढ़ रखा था, मगर वो इस शदीद सर्दी से बचने के लिए बिल्कुल नाकाफी थी। सुनो, अगर हमारे पास एक या दो कंबल और होते तो कितना अच्छा होता ना, फिर इतनी सर्दी महसूस ना होती। इस वक्त मुझे इतनी ठंड लग रही है कि तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम भी इंसान हो और मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी शदीद सर्दी लग रही होगी, बस तुम कुछ कह नहीं रहे। काश कंबल ना सही, हमारे पास जलाने के लिए थोड़ी सी लकड़ियाँ ही होती तो हम आग जलाकर कुछ गर्मी हासिल कर लेते। कम से कम बच्चों को ही कुछ राहत मिल जाती और ये बर्फानी रात इतनी मुश्किल ना लगती। रेशमा, तुम तो इस ठंड और गुर्बत में मेरा हौसला हो। अगर तुम ही ऐसी बातें करोगी तो मैं भी हिम्मत हार जाऊंगा। तुम फिक्र न करो, मैं अभी जाता हूं और घर के लिए कुछ लकड़ियां ले आता हूं। फिर हम अपनी झोंपड़ी को कुछ गर्म कर सकेंगे और बच्चों को भी थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। रात के सन्नाटे में बिलाल अपने फटे पुराने जूते पहने कांपता हुआ बाहर निकल आया। गली सुनसान पड़ी थी। गांव के लोग इस सर्दी में अपने अपने गर्म घरों में दुबके हुए थे, मगर बिलाल को अपने घर वालों की फिक्र थी। असलम भाई, अगर तुम्हारे घर में कुछ फालतू लकड़ियां हों तो मुझे थोड़ी सी दे देना। मेरी बीवी और बच्चे सर्दी में बुरी तरह ठिठुर रहे हैं। हमारी छोटी सी झोंपड़ी बहुत कमज़ोर है और उसकी दीवारों में इतने सुराख हो गए हैं कि ठंडी हवा अंदर तक आ जाती है। मेहरबानी करके मेरी थोड़ी मदद करो। अगर तुम थोड़ी लकड़ियां दे दोगे तो मेरा घर भी कुछ देर गर्म हो जाएगा। अरे भाई, मैं कोई गांव का सेठ नहीं हूं और मेरे पास कोई फजूल लकड़ी वगैरह नहीं है। जो कुछ भी है वो मेरे अपने घर के लिए है। तुम्हें हर बार मदद चाहिए होती है, लेकिन मैं हर बार नहीं दे सकता। जाओ और इस बार कहीं और भीख मांगो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब चले जाओ मेरे घर से। वो इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसे जलाने के काबिल कुछ नहीं मिला। अचानक उसे एक कूड़े के ढेर के पास कुछ सूखी घास पड़ी नजर आई। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सूखी घास है जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगी। चलो कोई बात नहीं, अगर लकड़ी नहीं मिली तो यही जलाएंगे। फिर रेशमा से कहूंगा कि इसे ही जला दो, कम से कम थोड़ी सी राहत तो मिलेगी। चलो, अब ये लेकर घर चलता हूं। उसने जल्दी से वो घास उठाई और अपनी झोंपड़ी की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने घास जला दी और थोड़ी सी गर्मी उनके छोटे से घर में फैल गई। वाह जी, बहुत अच्छा किया जो ये सूखी घास ही ले आए। सिर्फ इतनी सी घास जलाने से ही झोंपड़ी में कितनी ज्यादा गर्मी हो गई। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, वरना कब से सर्दी से कांप रहे थे। सर्दी की वजह से हड्डियों में भी दर्द होने लगा था।
लेकिन अब थोड़ी सी राहत मिली है। हाँ, तुम सही कह रही हो। सिर्फ इतनी सी घास से ही इतनी जबरदस्त गर्मी मिली है। काश हमारे पास थोड़ी लकड़ियां होती तो उनके कोयले की गर्माहट से झोंपड़ी पूरी रात गर्म रहती और हमें और ज्यादा सुकून मिलता। सर्दी बहुत तेज है रेशमा, बाहर हड्डियां तक जम रही हैं। अब बस अल्लाह करे किसी तरीके से ये रात खैरियत से गुजर जाए। आग जलने से रेशमा और आयशा ने राहत की सांस ली, लेकिन ये सिर्फ कुछ देर की सुकूनत थी। अगली सुबह जब बिलाल काम की तलाश में निकला तो उसने देखा कि गांव के लोग सर्दी की वजह से काम नहीं कर पा रहे थे। बहुत से लोग तो घरों से बाहर ही नहीं निकले थे। बिलाल के पास पैसों की कमी बढ़ती जा रही थी। वो यहाँ वहाँ फिरता रहा और पूरा दिन कोशिश करने के बावजूद उसे कोई काम नहीं मिला। थक हार कर बिलाल घर लौटा तो देखा कि रेशमा भी परेशान थी। इनके पास खाने के लिए बस थोड़े से चावल बचे थे। उसने वही सूखे चावल उबाले और सबने थोड़े थोड़े खाकर काम चला लिया। ये तो बस एक ही प्लेट चावल है, इतने से तो हमारा पेट नहीं भरेगा। काश हमारे पास थोड़े और चावल और रोटियां होती तो सबका पेट भर जाता। बिलाल, तुम और आयशा खा लो, मुझे वैसे भी भूख नहीं है। माँ के लिए तो सबसे बड़ी तसल्ली यही होती है कि उसके बच्चे पेट भर खाएं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं पानी पीकर सो जाऊंगी। तुम और आयशा कुछ खा लोगे तो दोनों की तबीयत ठीक रहेगी। वैसे भी तुम पूरा दिन इतनी ठंड में मेहनत करके आए हो, तुम्हें भूख ज्यादा लगी होगी। रात फिर से आ गई थी। सर्दी और बढ़ गई थी। आयशा सर्दी से कांप रही थी। बिलाल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बीवी बच्चों को सर्दी में ठिठुरता देख उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। उसके पास ना तो कोई कंबल था, ना गर्म कपड़े और ना ही कोई और सामान। तब अचानक उसे याद आया कि करीबी एक गांव में एक सेठ लंबरदार रहता था, जो सर्दियों में अल्लाह की राह में पुराने कंबल और कपड़े बांटता था। वो रात बहुत मुश्किल से गुजरी। अगली सुबह बिलाल उम्मीद लिए दुआएं मांगता सेठ के घर जा पहुंचा। उसे ये डर सता रहा था कि अगर सेठ लंबरदार ने भी उसे कंबल देने से मना कर दिया तो खाली हाथ घर कैसे जाएगा। सेठ लंबरदार साहब, मैं बहुत उम्मीद लगाए आपके पास आया हूँ। आप ही अब इस कड़ाकेदार ठंड में मेरे गरीब का आखिरी सहारा है। क्या आपके पास कोई कंबल या रजाई है? मेरे पास घर में सिर्फ एक ही पुराना कंबल है जो मैं अपने बच्चों को ओढ़ा देता हूँ, लेकिन खुद सर्दी से कांपता रहता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई पुरानी चादर भी हो तो दे दो, किसी तरह सर्दी से बचने के काम आ जाएगी। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। भाई, तुम्हारी हालत सुन के दिल बहुत दुखा। सर्दी वाकई बहुत सख्त पड़ रही है और बगैर गर्म कपड़ों के रहना बहुत मुश्किल है। रुको, मैं देखता हूँ। कुछ देर बाद वो अंदर से एक पुराना मगर काबिले इस्तेमाल स्वेटर और एक देसी रुई की पतली सी रजाई लेकर आया। मेरे पास एक पुरानी रजाई और एक चादर रखी है, शायद तुम्हारे काम आ जाए। ये फटी पुरानी ही सही, लेकिन सर्दी से कुछ तो राहत मिलेगी। और हाँ, अगर दोबारा किसी चीज की जरूरत हो तो फिर आ जाना। जितना हो सका मदद करूंगा। बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। इसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उसने हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया और जल्दी से घर की तरफ दौड़ा। जब वो घर पहुंचा तो रेशमा ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ, कुछ मिला? बिलाल मुस्कुराते हुए स्वेटर और कंबल दिखाने लगा। रेशमा ने फौरन रिजाई आयशा को ओढ़ा दी। छोटी बच्ची ने सुकून की सांस ली और बिलाल को ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हासिल कर ली हो। लेकिन बिलाल अब भी फिक्रमंद था। ये सिर्फ चंद दिनों की राहत थी, मुस्तकिल हल नहीं। उसे कोई ऐसा काम ढूंढना था जिससे वो अपनी रोजमर्रा की जरूरियात पूरी कर सके। उसी शाम जब वो दोबारा काम की तलाश में निकला तो उसकी मुलाकात अरशद गुजर नाम के एक शख्स से हुई, जो दूध बेचने का काम करता था।
गूजर ने देखा कि बिलाल सर्दी से कांप रहा है और परेशान भी लग रहा है। क्या हुआ बिलाल, आज काम पर नहीं गए? साहब, काम ही नहीं मिल रहा। सर्दी की वजह से मजदूरी भी कम हो गई है। सुबह से कई जगह गया लेकिन सबने मना कर दिया। घर में राशन भी खत्म होने वाला है। समझ नहीं आता क्या करूं। मेरी बेटी सर्दी में कांप रही है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। काम आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें कुछ पैसे और खाना जरूर मिल जाएगा। कम से कम इससे तुम्हारे घर का चूल्हा तो जल ही जाएगा। तुम मेहनती आदमी हो और मुझे ऐसे ही बंदे की जरूरत थी। तुम्हें साइकिल पे गांव के घर घर जाकर दूध देना पड़ेगा और बदले में मैं तुम्हें पूरे 500 रुपए दूंगा, वो भी हर हफ्ते के हफ्ते। सच में साहब, अगर ऐसा हो जाए तो मेरे बीवी बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं, बस मुझे कुछ पैसे मिलने चाहिए। मैं दिन रात भी काम कर सकता हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि अपनी बीवी और बेटी को इज्जत से 2 वक्त की रोटी दे सकूं और सर्दी से बचने के लिए कुछ गर्म कपड़े दे सकूं। जी ठीक है गुज्जर साहब, मैं कल सुबह आपके पास काम के लिए आ जाऊंगा। इस दिन बिलाल पहली बार सुकून की सांस लेते हुए घर वापस आया। अब उसके पास एक उम्मीद थी। वो हर रोज सुबह गांव के मुख्तलिफ घरों में दूध देने जाता। कुछ टाइम बाद उसका काम बिल्कुल ठीक चलने लगा। अब उसकी आमदनी कुछ बेहतर हुई और उसका चूल्हा सही से चल रहा था और घर में 3 वक्त का खाना भी पक रहा था। एक दिन जब वो सुबह काम पे जाने लगा तो उसने देखा कि घर के बाहर एक गरीब आदमी सर्दी से कांप रहा है। अरे भाई, क्या हुआ? तुम इतनी सर्दी में यहाँ क्यों बैठे हो? इस सख्त सर्द मौसम में यहाँ बैठना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्या बताऊं भाई, इतनी सर्दी है कि बर्दाश्त नहीं हो रही। ना मेरा घर बचा है, ना कोई पनाहगाह। बस इधर उधर घूम फिर के वक्त काट रहा हूँ। इतनी भूख लगी है कि जान निकलने को है। हड्डियाँ भी ठंड से दर्द हो रही हैं। कहाँ जाऊँ? कोई मेरी परवाह नहीं करता। पहले मैं भी काम करता था, बीवी और बच्चे सब थे, मेरी ज़िंदगी खुशगवार थी। लेकिन वक्त बदला और सब कुछ खत्म हो गया। बिलाल को फौरन अपना गुजरा वक्त याद आ गया। बगैर कुछ सोचे समझे उसने अपने पास से एक पुराना स्वेटर उस आदमी को पहना दिया। भाई, हमारे पास भी ज्यादा कुछ नहीं है, मगर तुमने फिर भी उस गरीब की मदद की। यही इंसानियत का असली सबक है। अब उन्हें सर्दी का खौफ नहीं रहा था, क्योंकि उनके पास एक दूसरे का साथ था और सबसे बढ़कर अल्लाह उनकी मदद कर रहा था। बिलाल, मैंने कहा था ना कि एक दिन हमारी हालत भी ठीक होगी। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह जो भी करता है बेहतरीन करता है। कभी हार नहीं माननी चाहिए। मुश्किलात आती हैं, लेकिन अगर इंसान हिम्मत और मेहनत से डटा रहे तो हालात जरूर बदलते हैं। लेकिन बिलाल, मुझे इस बात का दुख है कि हमारा कोई बेटा नहीं है। आयशा की शादी के बाद हम दोनों बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। अरे रेशमा, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ अगर हमारा कोई बेटा नहीं है? मुझे तो मेरी बेटी किसी बेटे से भी ज्यादा अजीज है। मैं तो बस यही दुआ करता हूं कि अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे, इसे दोनों जहानों में कामयाबी अता करे। तुम परेशान मत हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। बिलाल की मेहनत रंग लाने लगी थी। वो रोज ईमानदारी से काम करता और अपनी पूरी ताकत लगा देता। रोज बरोज उसका काम बेहतर होने लगा और गूजर भी उसके काम से बहुत खुश था। एक दिन जब बिलाल दुकान पहुंचा तो गूजर मुस्कुराते हुए बोला, वाह बिलाल, तुम तो कमाल कर रहे हो। सारे ग्राहक बोल रहे हैं कि बिलाल सुबह ही सुबह दूध देने आ जाता है और कभी लेट नहीं होता। दुकान की सफाई हो या ग्राहकों का ख्याल रखना, तुम सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। बिलाल ने कहा, साहब, बस अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। लो, सर्दी बहुत ज्यादा है, ये पहन लेना। और हाँ, आज से तुम्हारी मेहनत को देखते हुए मैंने तुम्हारी तनख्वाह पूरे 1000 रुपए बढ़ा दी है। ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। और हाँ, अपने बीवी बच्चों के लिए 2 किलो दूध भी रोजाना घर जाते हुए ले जाया करो। बिलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब उसकी जिंदगी बहुत बेहतर हो चुकी थी। पैसे और दूध लेकर वो घर की तरफ चल पड़ा। सोच रहा था कि आज वो अपने घर के लिए कुछ फल और गोश्त वगैरह ले जाएगा। रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को सड़क किनारे सर्दी में कांपते देखा। वो कमजोर और भूखी लग रही थी। बिलाल उसके पास गया।
अम्मा, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? बेटा, मेरा कोई नहीं है। कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया। सर्दी भी बहुत लग रही है। अम्मा, ये खा ले, इससे थोड़ी ताकत मिलेगी। बिलाल ने बगैर सोचे समझे अपने थैले से कुछ रोटियां और फल निकालकर बूढ़ी औरत के हाथ में रख दिए। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से खाना लिया और आहिस्ता आहिस्ता खाने लगी। बेटा, तुम जैसे लोग ही इस दुनिया को रहने के काबिल बनाते हैं, जो खुद तकलीफ सहकर दूसरों की मदद करते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ तुम्हारी राहें हमेशा रोशनी से भरी रहें, तुम्हारे घर में कभी अंधेरा ना आए, तुम्हारी झोली कभी खाली ना हो और तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। तुमने आज एक भूखे को खाना खिलाया है, अल्लाह करे तुम्हारी नस्लों में भी कोई भूखा ना रहे। बिलाल मुस्कुराया और फिर अपने रास्ते चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने रेशमा को सब बताया। रात हो चुकी थी, लेकिन बिलाल के दिल को आज कुछ अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। उसने अपनी बेटी को प्यार से सुलाया और रेशमा के पास बैठकर कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। काम भी अच्छा चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता सब बेहतर हो रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारी बेटी भी यही सीखे। मेहनत करो, ईमानदारी रखो और जब भी मौका मिले ज़रूरतमंद की मदद करो। हाँ, लेकिन असल खुशी तो इस बात की है कि अल्लाह ने इस मुश्किल घड़ी में भी हमें गुमराह नहीं होने दिया। हम मुश्किलात के बावजूद इंसानियत को ना भूले। आज तुमने जिस बूढ़ी अम्मा की मदद की, वो हमें ये सिखाती है कि जब हमारे पास थोड़ा सा भी हो, तब भी हमें बांटने का जज्बा रखना चाहिए। अब बिलाल कुछ पैसे बचाने लगा था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना अपनी झोंपड़ी को थोड़ा ठीक करवाया जाए, ताकि उसके बीवी बच्चे सर्दी में कम से कम सुकून से सो सकें। बिलाल ने कुछ लकड़ियां और टिन की चादरें खरीदी और खुद ही अपनी झोंपड़ी की मरम्मत करने लगा। गांव के कुछ लोग जब ये देखा तो उन्होंने भी उसकी मदद की। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलात चाहे जितनी भी बड़ी हों, उम्मीद और कोशिश से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। हिम्मत से उनका मुकाबला किया जा सकता है। बिलाल और उसकी बीवी मुश्किल हालात में भी एक दूसरे का सहारा बने रहे और अल्लाह ने भी उन्हें मायूस नहीं किया।